हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का वेलकम हो गया हमारे इस प्यारे से लाइव वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ट्रायंगल्स पे रहने वाला है, यानी कि हम त्रिभुज की बेसिक जानकारी से लेके कुछ एडवांस क्वेश्चन तक हम सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि क्लास 5th से लेके क्लास 9th तक के बच्चों को सभी के बुक्स में ये टॉपिक्स डाला गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल्स की कि ट्रायंगल्स होता क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, किसी समतल पर 3 रेखाखंड से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी कि हम कोई समतल ले लें, समतल पे अगर हम 3 रेखाखंड यानी कि कोई भी 3 लाइनें खींचते हैं और वो जो है आपस में मिला देते हैं, यानी वो फिर क्या बन जाएगी, एक बंद आकृति बन जाएगी। तो यानी कि ये मान के चलें कि ये रेखाखंड ए बी है और ये बी सी है। तो बोल रहे हैं कि किसी समतल पर 3 रेखाखंड 1 2 3 3 रेखाखंड हो गए से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी कि हम 3 रेखाखंड को आपस में मिलाएं तो क्या बनेगा, हमारा एक त्रिभुज बनेगा। और उसके बाद बोल रहे हैं यदि तीनों रेखाखंड का नाम क्या रख दिया है, बोले हैं ए बी पहला रेखाखंड हो गया हमारा, और बी सी दूसरा रेखाखंड, और ए सी जो है तीसरा रेखाखंड हो गया। तो क्या होएगा यहाँ पे देखिए ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों रेखाखंड हैं। तब ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ये क्या है फिर यहाँ पे, ये क्या है, ये है त्रिभुज के शीर्ष। यानी कि ये क्या है, इसके वर्टेक्स हैं। ये कह सकते हैं शीर्ष वह होते हैं जहां पे 2 रेखाएं आपस में आके मिलती हैं और वहां पे एक कॉर्नर बनता है। यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ एंगल। इसे थीटा बोल देंगे, इसे अल्फा बोल देंगे, इसे गामा बोल देंगे, है ना। यहाँ पे 3 एंगल्स बन गए। आगे अल्फा बीटा गामा भी बोल सकते हैं, या जो बोलना हो वो नाम दे दो। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि ये क्या है, तीनों त्रिभुज के कोण हैं। ये तीनों त्रिभुज के कोण हैं। इसमें ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष हैं और ये तीनों भुजाएं जो है तीनों जो है 3 भुजाओं से बंद एक आकृति बनी है, जिसका नाम हमने क्या बोल दिया, ट्रायंगल बोल दिया, या फिर बोल देते हैं त्रिभुज। इतनी बच्चा पार्टी को इतना चीजें समझ आ गया हो तो आगे बताया जाए। ये जो है आप लिख लेंगे कॉपी में कि ये क्या है, डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, त्रिभुज की डेफिनेशन है। चलिए आगे बात करते हैं। बोल रहे हैं त्रिभुज के प्रकार, यानी कि त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं ये कैसे जानेंगे। तो इनको भी जो है पूरे डिटेल में लिखा गया है, लेकिन उससे पहले आप गुण जान लीजिए। जो त्रिभुज की जो क्वालिटीज होती हैं वो बोलते हैं कि इनके जो तीनों कोणों का योगफल, अगर तीनों एंगल्स को जोड़ दिया जाए, यानी कि थीटा प्लस अल्फा प्लस गामा जोड़ दिया जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। पहला गुण हो जाएगा। और दूसरी चीज बोलते हैं यदि हम किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ दें, जैसे ए बी प्लस बी सी, ये जोड़ देंगे, ये हमेशा बड़ी रहेंगी। अन्य भुजा यानी कि ए सी बची हुई है, इससे जो है बड़ी रहेगी। यानी कि किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ें तो वो तीसरी भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी। इतनी बातें समझ आ गई, ये दोनों बच्चे नोट कर लेंगे। अल्फा बीटा और गामा का मान 180 डिग्री होता है। आगे योगफल उनका। आगे उसके बाद बोल रहे हैं ए बी और बी सी को जोड़ा जाए तो वो ए सी से जो है क्या होएगा, छोटा होएगा, या फिर नहीं सॉरी बड़ा होएगा। समझे, इतनी बातें समझ आ गई हो तो आगे करते हैं। अब बात कर रहे हैं त्रिभुज के प्रकार की। बच्चे इतना नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे करा दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार की। बोलते हैं जो त्रिभुज को बांटा गया है वो 2 आधार पे बांटा गया। कितने आधारों पे, 2 आधारों पे। बोल रहे हैं कि पहले तो हम भुजा के आधार पे त्रिभुज की टाइप्स बताएंगे, और दूसरा कोण के आधार पे जो है हम टाइप्स बताएंगे ट्रायंगल्स के, है ना। इन द बेसिस ऑफ साइड्स, इन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स की बेसिस पे हम कुछ कोण, कुछ त्रिभुज बताते हैं, और कुछ जो है शेप्स के आकार, यानी कि यहाँ पे साइड्स के हिसाब से जो है साइड्स के बेस पे जो है हम कुछ
ट्रायंगल्स को बताते हैं। सबसे पहली जो आती है हमारे त्रिभुज के प्रकार वो होते हैं विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, डिफरेंट हो, यानी अलग अलग हो, सभी भुजाओं का मान क्या हो, अलग अलग हो। यानी मान के चलें ये ए बी है और ये बी सी है और ये ए सी है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू यानी कि इस रेखाखंड का जो नाप होएगा वो इस रेखाखंड और इस रेखाखंड से क्या होएगा, अलग होएगा। यहाँ पे इस रेखाखंड का माप जो है इन दोनों से अलग होएगा, यानी कि सभी का मान जो है, सभी रेखाखंड का माप जो है क्या होएगा, अलग अलग होएगा। तो इसका हम मान लेते हैं ए इकाई, इसका हम मान लेंगे बी इकाई और इसका मान लेंगे हम सी इकाई। इकाई मतलब या तो सेंटीमीटर ले लो या मीटर ले लो या किलोमीटर ले लो, जो आपको मन कहे, है ना। और इकाई को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। आगे बात करते हैं। तो यानी कि बोल रहे हैं कि विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल यानी कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम स्केलेन ट्रायंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे अगली जो टाइप आती है वो बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि सम मतलब समान और द्वि मतलब दो, यानी कि ऐसी ट्रायंगल, कैसी ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं समान हो। कितनी भुजाएं समान हो, दो। मान के चलें कि ये ए मीटर इसका नाप है तो इसका भी ए रहना चाहिए, है ना, और इसका माप जो है अलग रहेगा, यानी कि कोई भी दो भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी और तीसरी भुजा क्या होगी, उसका माप अलग होगा। तो हम उसे क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इतनी बातें समझ आ गई है। यानी कि डेफिनेशन लिखी है, ऐसी त्रिभुज जिनकी किन्हीं दो भुजाएं समान होती हैं तथा तीसरी भुजा क्या होती है, असमान होती है, ऐसी ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केलेस या फिर समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। आगे जो तीसरी टाइप आती है वो बोलते हैं कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, समबाहु मतलब सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि अगर ये ए मीटर है तो ये भी ए मीटर होएगा और ये भी ए मीटर होएगा, यानी कि सभी भुजाओं का माप क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी ऐसी भुजा जिनकी सब, ऐसा ट्रायंगल जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये तो बात आ गई कि तीन जो हैं भुजाओं के आधार पे हमने बोल दिया कि तीन प्रकार की ट्रायंगल होती हैं। अब तीन प्रकार की जो अगली ट्रायंगल आती हैं वो बोलते हैं कोणों के आधार पे होती हैं। कि किसके आधार पे होंगी, कोणों के आधार पे। और हमने जब एंगल्स पढ़ा रहे थे, पिछली वीडियो आप जाके देख भी सकते हैं हमारे चैनल पे, उस पे हमने एंगल्स के बारे में डिटेल जानकारी दी है। तो वहां पे हमने ये भी बताया था जो हमारे कोण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन मेन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जो हमारे एंगल्स होते हैं वो हमने तीन बताया था। एक बोला था इक्विट एंगल, एक्यूट एंगल, और दूसरा राइट एंगल, और तीसरा बोला था क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमने तीन प्रकार के एंगल्स पढ़ाए थे। इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, राइट एंगल मतलब सम कोण, और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। यहाँ पे जो इसका मान होता है वो 91 से स्टार्ट होता है और 180 पे खत्म होता है। ये क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि ऐसे कोण जो 90 से ज्यादा होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। आगे यहाँ 90 लिख दें, ज्यादा सही रहेगा। ये जो है 90 डिग्री से, यानी कि 90 डिग्री वाले कोण को क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल या फिर समकोण बोलेंगे। या और इसका क्या होएगा, जो 90 से कम होते हैं, 90 से क्या होंगे, कम होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। यानी कि जो एक्यूट एंगल होते हैं वो लेस देन होते हैं 90 से। किससे, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम एक्यूट एंगल, और जो है यहाँ पे राइट एंगल जो है वो इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री के। आगे और फिर ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 90 से, लेकिन लेस देन होता है 100
80 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से छोटा रहेगा लेकिन 90 डिग्री से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है, बोल रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? वह त्रिभुज, कौन सी? वह त्रिभुज जिनके सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम होते हैं। कितने डिग्री से कम रहेंगे? 90 डिग्री से कम रहेंगे। तो जैसे बात करते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे 60 डिग्री बोलते हैं, इसे भी 60 डिग्री बोलते हैं और इसे भी 60 डिग्री बोलते हैं, यानी कि तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। तो ये तो 90 से कम है, यानी ये तीनों क्या है? न्यून कोण है, और तीनों का योगफल 180 डिग्री आ रहा है। तो ये क्या हो जाएंगी? हमारे न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगी। कैसी त्रिभुज हो जाएगी? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगी। बस आपको यही देखना है कि उस त्रिभुज में सभी कोण क्या है? 90 से कम रहने चाहिए, बस। उसके बाद समकोण की बात करें तो ऐसी त्रिभुज जिसमें कोई एक किनारा 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि ये त्रिभुज है, इसमें एक किनारा अगर हम ये बोल दें ये 90 डिग्री का है, तो ये कैसी त्रिभुज हो जाएगी? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। आगे फिर बात आती है अधिक कोण की। अधिक कोण में बोलते हैं कोई ऐसा त्रिभुज का किनारा जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। यहाँ पे मान के चलें ये 120 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इतनी बातें समझ आई बच्चों को? तो जल्दी से दिल फेंक के मारो कि आपने ये पढ़ा दिया कि हमारे पास 6 प्रकार की ट्रायंगल होती हैं। पहली होती है विषम बाहु त्रिभुज, यानी सबकी भुजाएं अलग अलग होंगी। आगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो भुजाएं समान होंगी। और तीसरी हो जी समबाहु त्रिभुज, ऐसी ट्रायंगल जिसमें सभी भुजाएं समान होंगी। फिर आपने कोणों के आधार पे बताया, पहला जो है न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम होंगे। दूसरा बताया आपने समकोण त्रिभुज, यानी ऐसी त्रिभुज जिसमें कोई त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा। और फिर तीसरा आपने बताया अधिक कोण, जिसमें जो है कोई एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इतनी बातें सभी को समझ आ गई हो तो नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे बताया जाए। चलिए आगे करते हैं। अब हमने बताया था जब हम समतल आकृति पढ़ते हैं, कैसी आकृति? समतल, यानी कि जो समतल पे बनी हुई, यानी कि 2D शेप्स वाली आकृति, उनका सिर्फ हम कितो एरिया निकालते हैं, कितो पेरीमीटर। या तो एरिया निकाल लो या तो पेरीमीटर, इसके अलावा हम कुछ नहीं निकालते हैं। इसके अलावा बच्चों को पेपर में कुछ नहीं आता है। सिर्फ आपको एरिया निकालने को बोला जाएगा या फिर पेरीमीटर निकालने को। या तो आप परिमाप निकाल दोगे या तो आप क्षेत्रफल निकाल दोगे और आपका काम खत्म हो जाएगा। या तो आप एरिया निकाल दोगे या तो परिमाप निकाल दोगे। तो यहाँ पे जितनी भी त्रिभुजें मैंने पढ़ाई हैं सबका जो है अलग अलग एरिया रहेगा, सबका अलग अलग परिमाप रहेगा। परिमाप के लिए तो आपको एक ही बात याद रखनी है, बस तीनों भुजाओं का योगफल क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? परिमाप के बराबर आ जाएगा। या फिर बोलेंगे त्रिभुज का परिमाप के बराबर आ जाएगा। यानी कि पेरीमीटर की बात करें तो आप सब क्या बोलोगे? कुछ नहीं करना है, इतना आसान है। बस तीनों को जो है, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा या फिर पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। ये उतना ही आसान है जैसे पड़ोसी की बारात आती है और आप रसगुल्ले चुरा के खा लेते हैं ना, उतना ही आसान है जो है इस क्वेश्चन को लगाना। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या बोल दिया? बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज है जिसमें ये 6 मीटर है, ये 7 मीटर है और ये 4 मीटर है।
तो बताइए कि इसका परिमाप क्या होगा। तो आप पेरीमीटर निकाल लोगे। पेरीमीटर हो क्या जाएगा, यहाँ पे बोले ए बी सी है तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सबका मान रख दीजिए। ए से बी तक की दूरी 6 है, बी से सी तक की दूरी 7 है और ए से सी तक की दूरी 4 है। जोड़ दीजिए, आ गया 17 आंसर। तो कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। बच्चा पार्टी जल्दी से ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे, जल्दी से क्वेश्चन लगाएंगे। पेरीमीटर निकालना हो तो आपको पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। वेरी गुड। चलिए आगे बात करें, आगे बात करें। पेरीमीटर आप निकाल लोगे किसी भी त्रिभुज का। बोल दें कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसी है, आइसोस्केलस, तो ऐसी त्रिभुज के लिए मैंने बोला है कि दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है और दूसरी भुजा जो एक बच जाती है वो अलग होती है। अगर बोल दें समान भुजाओं का जो माप है वो 6-6 सेंटीमीटर है और असमान भुजा का जो माप है वो 7 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे पेरीमीटर निकाल दोगे, यानी कि परिमाप निकाल दोगे। क्या करोगे, 2 × 6 + 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 + 7 और आंसर आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। जल्दी से दिल फेंक के मारो, इतना समझ आ गया हो तो। चलिए आगे बात करें, आगे बात करते हैं एरिया की। अब एरिया में तो सबसे बड़ा काम होने वाला है, एरिया में सबसे बड़ा काम होने वाला है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यानी कि एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे। चलिए बोलते हैं कि अगर हमें एरिया निकालना हो तो पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर मतलब a + b + c और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी कि जो परिमाप है उसका हम क्या निकालते हैं, आधा निकालते हैं। कितना निकालते हैं, आधा। इसे हम बोल देंगे सेमी पेरीमीटर या फिर s की वैल्यू बोल देंगे। उसके बाद जो हमारे को निकालना होता है वो क्षेत्रफल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल ऐसे लिखते हैं और इसे रूट डालते हैं ऊपर और अंदर लिखते हैं s - a, s - b और s - c। आपके सामने फॉर्मूला है और इसी को क्लास 9th की किताब में बोला गया है हीरोइन का सूत्र। क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र या फिर बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। यानी कि आप वो चीज पढ़ चुके हो जो क्लास 9th की किताब में डाली गई है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं और आपके जैसे जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे पढ़ते हैं, तो सभी के लिए ये जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे। पहले आपको क्या निकालना है, कोई त्रिभुज दी हुई है, वो त्रिभुज हम मान के चलेंगे ये रही। वो त्रिभुज कहाँ है, यहाँ है। ये रही आपके पास त्रिभुज। ये हो गया किनारा ए, बी और सी। और इसको जो है क्या बोले हुए हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं, एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे। 13, 14 और 15। तेरह सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर वाली कोई भी एक त्रिभुज है, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो हम बोलेंगे पहले s की वैल्यू निकाल दो। s मतलब कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के लिए क्या बोलते हैं, जो वैल्यू a है, b है और c है, इसे जोड़ दीजिए। तो 13 + 14 + 15 अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जोड़ दीजिए,
10 10 10 30 हो गया। 30 में ये जोड़े तो 40 और 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 अपॉन में 2। जोड़ लीजिए दोबारा। 13 में 14 जोड़ेंगे 27, 27 में 15 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। अपॉन में 2 रख देंगे, 2 1 जा 2, 2 21 जा, यानी कि हमारा कितना आया? 21 सेंटीमीटर आया। ये क्या आया है? हमारा सेमी पेरीमीटर आया, यानी कि एस की वैल्यू आई है कितना? 21 सेंटीमीटर। बच्चे इतना काम समझ गए होंगे तो आगे का काम आप बहुत आसानी से करेंगे। आगे का काम क्या आसानी से करोगे? आप बोलोगे कि बस कुछ नहीं करना सर, एस की वैल्यू इसमें रख दीजिए और ए की वैल्यू क्या है हमारी? तो ए की वैल्यू 13 मान लीजिए, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 14 और सी की वैल्यू 15। चलिए, इतना काम समझ आया है तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और काम हो गया तुम्हारा। क्या निकाल रहे हो आप? एरिया निकाल रहे हो, यानी कि त्रिभुज, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? बोल रहे हैं फॉर्मूला आपने ऊपर पहले से लिख दिया था, हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। s की जगह पे क्या रखेंगे? 21 ब्रैकेट लगाएंगे, फिर s की जगह पे 21 लिखेंगे और इसमें से a की वैल्यू घटा देंगे, यानी 13 घटा देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फिर बोल रहे हैं आपकी s की वैल्यू रख दीजिए 21, फिर b की वैल्यू घटा दीजिए, यानी 14 घटा दीजिए। फिर s की वैल्यू रखिए कितना है? 21, फिर उसमें से क्या घटा दीजिए? 15 घटा दीजिए। बस ब्रैकेट क्लोज करिए। आगे जो जैसे है उसे सॉल्व कर लेंगे। आपने सिखा रखा है बोर्ड मास में कि किस प्रकार इसे सॉल्व करते हैं, और आपने रूट में भी सिखा रखा है, रूट और स्क्वायर रूट पढ़ा रहे थे तब भी आप बताए थे, तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। तो 21 आगे मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व कर दीजिए। 13, 21 में से 13 गया तो 8 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई, 21 में से क्या गया? 14 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। आगे फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 21 में से 15 गया तो 6 बचेगा। इतना कर दीजिए। अब आपने बताया कि यहाँ पे जो है जब भी रूट में रहता है तो हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं पहले उसे। किस संख्याओं में तोड़ते हैं? अभाज्य संख्याओं में। तो 21 अभाज्य संख्या में टूटेगा तो 3 मल्टीप्लाई 7 बनेगा, 3 7 जा 21। आगे जो 8 टूटता है वो 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8 को हम क्या लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2। आगे 7 को इसी तरह लिख दीजिए, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दीजिए। इतना काम कर लिए। अब आपने ये भी सीखा है कि रूट में कोई संख्या होती है तो उसे अगर बाहर आना हो तो उसको अपने जोड़े के साथ आना होता है, यानी यहाँ पे जो शादीशुदा होंगे वही जो है बाहर आ सकते हैं। शादीशुदा का मतलब है जो सेम रहेंगे वही बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा 3 और ये रहा 3, यानी कि इसका जोड़ा है तो ये बाहर आ गया। ये रहा 7 और ये रहा 7, जोड़ा है बाहर आ गया। मल्टीप्लाई का साइन आप लगा दोगे। इतनी बातें समझ आ रही हैं? चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा, इसका जोड़ा निकाल दीजिए बाहर, और ये रहा, इसका जोड़ा निकाल दीजिए बाहर। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी, सारे कुछ निकल गए हैं जोड़े के साथ, यानी कि जोड़े में से एक मारा जाता है और जो है उसकी वाइफ जो है बच के बाहर आ जाती है, क्योंकि औरतों को छोड़ दिया जाता है। आगे 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी मत भूलना छोटी सी चीज कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो स्क्वायर में होता है। चलिए तो आंसर आ गया आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज का एरिया मतलब कि ये किसी समतल पे रखा जाए, अगर ये किसी समतल पे रखा जाए तो ये 84 सेंटीमीटर की जगह घेरेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह घेरेगा। समझे? इतनी बातें समझ आ गई है तो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करिए। अब इसके बाद हमने आपको सबसे हाई लेवल का पढ़ा के अब नीचे ला रहे हैं, तो आप इतनी बातों के लिए दिल फेंक के मारोगे और आगे जल्दी से नोट करोगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपने ये पिछले क्वेश्चन में देखा, मैंने जो
ट्रायंगल बनाई थी उसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की ट्रायंगल थी, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। चलिए वेरी गुड। यहाँ पे जो हमारी ट्रायंगल की जो टाइप थी वो कैसा ट्रायंगल था, ये कैसा ट्रायंगल था, जल्दी से बच्चे बोलेंगे। तो ये कैसा ट्रायंगल था, कैसा ट्रायंगल था, स्केलस, यानी कि ये कैसा था, विषम बाहु त्रिभुज। कैसा था, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलस ट्रायंगल या फिर बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। बच्चों को इतना समझ आया, यानी कि आपने ये बता दिया कि जो भी हमारी विषम बाहु त्रिभुज होंगी, जो भी हमारी क्या होंगी, विषम बाहु त्रिभुज होंगी, उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें एस की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा निकालना पड़ेगा। फिर उसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रूट लगाएंगे ऊपर, रूट के नीचे बच्चे छोटा सा काम करेंगे, पहले एक बार लिख देंगे s और s के बाद लगाएंगे ब्रैकेट, फिर s में से a घटा देंगे, s में से b घटा देंगे और s में से c घटा देंगे। ऐसा छोटा छोटा काम करके जो है आप ट्रायंगल का जो है एरिया निकाल सकते हैं। इतनी बातें बच्चों को समझ आई हो तो इसे रख देते हैं साइड में, ये साइड में रख दिया गया क्योंकि इसका काम बाद में करेंगे, क्योंकि इसका काम आधा कर चुके हैं। आधा क्या कर चुके हैं, आप किताब के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लगा लेंगे क्योंकि फॉर्मूला बहुत आसान है। अब इसके बाद बात करते हैं ऐसे ट्रायंगल की जो कैसी हूं, जो दूसरी टाइप आ रही है वो हमारा देखेंगे। इधर बोल रहे हैं कि ये जो है 6 सेंटीमीटर है, कितना है, और ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बच्चा लोग जल्दी से बताएंगे ये क्या, कौन सी ट्रायंगल है। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोस्केलस। कौन सी है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी ट्रायंगल है, सम द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि ऐसी भुजाएं जिनकी दो ऐसी भुजाएं हो जो क्या हो, समान हो, वो हम क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका एरिया निकालना है आपको। पेरीमीटर आप क्या निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और तीसरी चीज ये जोड़ देंगे, काम खत्म। लेकिन एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया हो जाएगा वो क्या लिखोगे आप, उसका जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, क्षेत्रफल बराबर b/4 रूट में रखेंगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बच्चे इतना सा काम करेंगे, क्या बोलोगे आप, b/4 रख दीजिए और रूट लगा दीजिए a 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जल्दी से फॉर्मूले से जो है क्वेश्चन लगाएंगे। b हमारा क्या है, मैंने बोला था a वो वैल्यू होती है जो क्या होती है, दोनों में समान होती है। तो यानी कि a की वैल्यू ये रही और a की वैल्यू ये रही, चाहे ये वाली रख दो चाहे ये वाली रख दो, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों 6 सेंटीमीटर हैं। और जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। बच्चा लोग जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 5/4, रूट लगा दिया 4 की जगह पे 4 लिखेंगे, a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 6 का स्क्वायर कर दीजिए, b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए 5/4 रखोगे, आगे क्या लिखोगे, ये वाला 4 है लिख दीजिए, ये वाला 6 का स्क्वायर यानी कि 36
इन दोनों को एक साथ -25। चलिए आगे बात करते हैं। 5/4 ऐसे का ऐसा लिख देंगे, रूट लगाएंगे। 36 का 4 गुना कितना होता है? 36 का 2 गुना 72 होता है। 36 का 2 गुना 72 और 72 का 2 गुना 144। कितना हो जाएगा? 144। 4 6 24, 2 हासिल, 4 तिहाई 12 और 2 14, ऐसे भी कर सकते हैं। -25 कर दीजिए। चलिए अब आगे कर दीजिए, आंसर आ गया है। 5/4 रूट लगा देंगे। 144 में से 25 माइनस करो तो कितना आएगा? इसे बना दीजिए 30, तो क्या बन जाएगा? 30 माइनस कर दिए तो 114, 114 में फिर दोबारा 5 जोड़ दीजिए तो 119। अंदर क्या आ गया? 119। कितना आ गया? 119। और इसका फैक्टर अगर करना चाहो तो ये कौन से टेबल से कटता है? 17 से, और 17 7, यानी कि 17 7 जा। अब यहाँ पे किसी का जोड़ा नहीं है, किसी का जोड़ा नहीं है तो कोई बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर आने के लिए उसका हस्बैंड साथ होना चाहिए जो मारा जाएगा। चलिए तो आप सीधा सीधा लिख देंगे 5/4 रूट में 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से आंसर नोट डाउन करिए, जल्दी से आंसर नोट डाउन करिए। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये ऐसी वैल्यू आएगी जो सॉल्व हो जाएगी, यानी कि जिसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग आपने पढ़ा हुआ है। इतनी सी बात डन हो गई हो तो डन लिख दीजिए और आगे करा जाए। चलिए अब बात करते हैं कि जो है हमारा तीसरा जो ट्रायंगल आता है वो समबाहु त्रिभुज आता है। कौन सा आता है? समबाहु त्रिभुज। यानी कि अब समबाहु त्रिभुज की बात होने वाली है। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ऐसा पढ़ के आए हुए हो। अब एरिया की बात करें, जैसे कि आपने ये पढ़ा था कि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या पढ़ा था कि आपने जो एरिया होता है b/4 होता है, रूट लगा देते हैं 4a² - b², जहां पे a जो है समान भुजा है और b जो है असमान भुजा है। अब इसी तरह हम इसको भी अगर उसी में वैल्यू फिक्स करें तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये तो सेम है, ये भी सेम है। वहां पे ये वाली चीज क्या है? नीचे वाली अलग थी, लेकिन इसमें क्या है? सेम है। तो यहाँ पे जहां जहां हमारी b है वहां पे हम क्या रख देते हैं? a रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो b की जगह पे क्या रखना है? a/4 रख दिए, रूट लगा दिए, लगा दिया। चलिए आगे 4 है तो 4 लिख दीजिए a² माइनस ये b² की जगह पे हम क्या लिखेंगे? a², क्योंकि यहाँ पे b इक्वल टू क्या है? यहाँ पे हम बोल सकते हैं b इक्वल टू a है, क्योंकि यहाँ पे जो b यहाँ पे ये आसमान भुजा थी वो जो है समान हो चुकी है। तो आइए अब आगे बात करते हैं। a/4 लिख दीजिए। यहाँ से देखिए दोनों में a कॉमन आ रहा है तो a² कॉमन ले लेंगे। बचा क्या अंदर? यहाँ पे a² बाहर निकलने पे 4 बचा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने निकाला a² और अंदर बचा क्या? फिर 4 बचा, इसके साथ 4 था, a² तो कॉमन ले लिया और यहाँ भी a² कॉमन ले लिया तो 1 बचा। इतनी बात समझ आई? अब यहाँ पे बाहर a/4 हो जाएगा और यहाँ पे a² इनटू में 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गए तो 3, यहाँ पे a² - 3। अब इसे क्या लिख सकता हूं मैं? a/4 रूट में a इंटू में 3। अब आगे यहाँ पे मैंने बोला था जिसका जोड़ा होगा, जो शादीशुदा होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो उसमें से कोई एक चीज बाहर निकल जाती है। यहाँ पे 2 बार a है तो 1 बार a बाहर निकल जाएगा और एक वाला कैंसिल हो जाएगा /4। यहाँ से 2 बार a है तो a² लिख सकते हैं मल्टीप्लाई √3/4। इसी को और सेट करके लिख दें तो क्या बोलेंगे? √3/4। ये वेरिएबल हो गया और ये नॉन वेरिएबल हो गया और वर्ग इकाई। यानी कि बच्चों को ये बहुत ही अच्छी चीज मैंने दे दी। क्या अच्छी चीज दे दी? कि आपको अगर तुम्हारे को समद्विबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला पता होगा एरिया का, तो आप समबाहु त्रिभुज का भी एरिया निकाल सकते हैं। जो बच्चे रटना नहीं चाहते वो इस चैनल पे सीखेंगे। वो सीखेंगे यही कि अगर हम जैसे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हमें एरिया मालूम है
तो हम समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चों के लिए ये जो शॉर्टकट फार्मूला हो गया, ये किसका फार्मूला है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जल्दी से बच्चे नोट डाउन करेंगे। जो समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो √3/4 और a स्क्वायर होता है। चलिए एक ठीक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? चलिए पहले इसे नोट डाउन कर लो तो बताते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हम बोल देते हैं कि 5 सेंटीमीटर हो। कितनी हो? 5 सेंटीमीटर। तो ये भी 5 होगी क्योंकि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है, यानी कि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या बोलोगे कि फॉर्मूला हमारे पास है √3/4 और हमें a का स्क्वायर कर देना। भुजा क्या है? 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो तो 25 हो जाएगा। चलिए आंसर आ गया 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से बच्चे ये आंसर निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही गजब फॉर्मूला आपको दे दिया है। अब आप जो है समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या फिर जो है विषमबाहु त्रिभुज हो, सभी का आप क्या निकालना सीख गए हो? एरिया निकालना सीख गए हो। चलिए अब इकट्ठा क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पहले जो है एक और त्रिभुज की बात कर लेते हैं। एक और त्रिभुज की बात कर लेते हैं जो हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए मिटा देते हैं इसे। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोणीय त्रिभुज की बात करें। किसकी? समकोण त्रिभुज। तो मैंने बोला ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री होगा वो क्या बोलेंगे हम? समकोण त्रिभुज है। चलिए आगे इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ए बी और सी। अब यहाँ पे देखिए इसे इन भुजाओं का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? नाम दिया गया है, उसे आप नोट डाउन करेंगे। समकोण त्रिभुज। यहाँ पे जो नीचे वाली भुजा का नेम होता है, यानी कि जिसके आधार पे वो त्रिभुज रखी गई है, उसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, यानी कि बेस। फिर उसके बाद जो त्रिभुज की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी उसे क्या बोलते हैं हम? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, परपेंडिकुलर। आगे और जो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। 3 बातें आप ध्यान रखोगे। जो हमारी समकोण त्रिभुज होती है उनकी जो नीचे वाली भुजा का नाम होता है आधार, जो साइड वाली भुजा का नाम होता है लंब, और जो उधर तिरछी जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। चलिए ये बातें ध्यान आ गई हो तो अब ये बोलेंगे कि जो हमारा कर्ण होता है वो क्या होता है? कर्ण इज ऑलवेज ग्रेटर देन लंब और आधार। यानी कि लंब से और आधार से क्या है? कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि कर्ण का मान हमारा जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। किससे? लंब से और आधार से। इतनी बातें समझ आ गई हैं। तो आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं इसके एरिया की। क्या बात करते हैं? एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल इसका क्या है? क्योंकि हमें किससे मतलब है? क्षेत्रफल से मतलब है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला है बोल देंगे हाफ कर दो। किसका हाफ कर दो? आधार का और ऊंचाई का। आधार का या फिर ऊंचाई का। यानी कि फॉर्मूला जो निकल के आया वो हाफ आधार गुणा ऊंचाई आ गया। और वर्ग इकाई, मात्रक लिखना मत भूलना। यानी कि जो कोई त्रिभुज दी होगी, हमें क्या दिया होगा? त्रिभुज दिया होगा, तो उसका जो आधार की गुणा हम लंब से करा देंगे, फिर उसे 2 से डिवाइड दे देंगे और हमारा एरिया निकल जाएगा। जैसे बोले हुए हैं क्वेश्चन में बोला हुआ है 5 सेंटीमीटर कर्ण, 4 सेंटीमीटर आधार और जो है 3 सेंटीमीटर जो है लंब हो। 4 सेंटीमीटर आधार हो,
3 सेंटीमीटर लंब हो और जो है 5 सेंटीमीटर कर्ण हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे आप? बोलोगे हाफ कर दो, आधार कितना है 4 है लिख दीजिए, ऊंचाई कितनी है 3 है लिख दीजिए। कट रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि 4 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से आंसर नोट डाउन करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसका जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया? बोलेंगे हाफ आधार गुणा ऊंचाई और वर्ग इकाई हो जाएगा। चलिए इतनी बात समझ आ गई हो तो आगे देखते हैं। इतनी बात समझ आ गई हो तो एक बोल रहे हैं कि पाइथागोरस नाम के एक क्या है मैथमेटिशियन है, पाइथागोरस। जो पाइथागोरस मैथमेटिशियन है उन्होंने एक थ्योरम दी हुई है अपने नाम पे, बोले है पाइथागोरस थ्योरम। उसे क्या बोलेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने बोला जब हम कर्ण का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं? कर्ण का वर्ग करते हैं, वो लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग के बराबर होएगा। आधार के वर्ग के बराबर होएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास त्रिभुज है, यदि हम इसकी सहायता से एक वर्ग बनाते हैं, यानी कि ये हमारा लंब हुआ, लंब का वर्ग यहाँ बनेगा ऐसे, और इसका वर्ग कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बना दीजिए। और इसका वर्ग कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बना दीजिए। यहाँ पे जो लंब आधार और कर्ण से जो हमारा क्या बना हुआ है, यहाँ पे जो आकृति बनी है, यानी कि इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग, तो यानी कि इसका जो वर्ग होएगा इन दोनों का वर्ग जो है इसके बराबर होएगा। यानी कि इसका जो एरिया होएगा, इसका क्या होएगा? एरिया। जितनी इसने जगह घेरी है वो इन दोनों द्वारा घेरी गई जगह के क्या होएगा? बराबर होएगा। इतनी बातें समझ आई? इन दोनों के द्वारा घेरी गई जगह के बराबर होएगा किसका? कर्ण का वर्ग। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है? कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। अब ये तो पढ़ा दिए, लेकिन यूज कहाँ करना है ये भी तो बतानी मेरी जिम्मेदारी है। चलिए इसका यूज तब करेंगे जब हमें कोई भी समकोण त्रिभुज में, आप जल्दी से लिखेंगे, इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई भी समकोणीय त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का मान दिया हो और तीसरी भुजा हमें निकालनी हो। क्या निकालनी हो? तीसरी भुजा निकालने के लिए मेरे साथ साथ लिखेंगे समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा के मान की सहायता से हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात करते हैं। बच्चा पार्टी को इतना समझ आ गया तो आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? इसका यूज हम तब करेंगे जब बोलेंगे समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मान दिया होगा। अगर दो भुजा का क्या हो, वैल्यू गिवन हो, तो आप तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे एक देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसका ये जो है वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। आगे और बोल रहे हैं कि ये जो है हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है? कर्ण है, और ये क्या है? हमारा लंब है, और यहाँ पे ये क्या है? आधार है। यानी कि हमें क्या निकालना है? आधार की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कर्ण की वैल्यू क्या है? 7 है। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 7 का वर्ग बोला गया है, कर्ण का वर्ग। फिर लंब का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर, और प्लस में आधार का वर्ग।
लिख लेंगे। फिर हमें निकालना है आधार। क्या निकालना है? आधार। आधार लिख दीजिए। ये 7 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 9 बन जाएगा। और कितना बचा? 40 बना। कितना बना? 40। यहाँ पे जो वर्ग था, यहाँ पे क्या था? वर्ग था, वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? इक्वल के उस साइड जाके रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? रूट होता है। तो रूट 40 यहाँ पे क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 2 रूट कितना होएगा? यानी कि 410 है ना? हाँ, तो 2 रूट 10 आ जाएगा आंसर। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लगा देंगे। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा के मदद से जो है तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। इतनी बातें समझ आ गई हो तो आगे क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चनों की। क्वेश्चन आपको कैसे लगाना है? जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 4 सेंटीमीटर दे रखा है और लंब 3 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो बोलते हैं कि क्या होता है? हाफ आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि हमारे को क्या चाहिए? त्रिभुज का आधार चाहिए, यानी जिसके बेस पे वो त्रिभुज है, और ऊंचाई यानी कि लंब। लंब तो हमारे को दिया गया है 3 सेंटीमीटर, लेकिन आधार नहीं दिया है तो आप आधार निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आधार की वैल्यू निकाल के आप जो है एरिया निकाल लेंगे पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आई होप हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी पहली भुजा 5-5 सेंटीमीटर, पहली दूसरी भुजा 5-5 सेंटीमीटर और दूसरी जो है 4 सेंटीमीटर हो। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया b/4 रूट लगाएंगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और आ जाएगा आंसर किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये भी आप लगा लोगे फॉर्मूला लगा के। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर हो। यानी कि इसके लिए जो फॉर्मूला लिखवाया था हमने एरिया का वो क्या था? √3 अपॉन में 4 और a का कर देते हैं स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला निकाल लगा के आप जो है तीसरा क्वेश्चन कर लोगे। चौथा क्वेश्चन बोल रहे हैं एक त्रिभुज का कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला है कि अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको क्या चाहिए? हाफ चाहिए। और भुजा यानी कि कोई एक, यहाँ पे बोला हुआ है ना आधार, आधार भी तो कोई भुजा ही है, तो यहाँ भी वही भुजा होगी। और ऊंचाई यानी कि हाइट, तो ऊंचाई भी दी और आधार भी दिया हो तो हमें क्या निकाल लेते हैं? एरिया निकाल देते हैं, उसे मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते हैं। तो आप इससे निकाल लोगे आधार गुना ऊंचाई से। आगे, एक त्रिभुज का परिमाप अगर 52 सेंटीमीटर और भुजाओं का जो है अनुपात दे रखा है। मैंने बोला था जो अनुपात जब मैं पढ़ा रहा था तो अनुपात इस फॉर्म में नहीं होता है, ये नॉर्मल नंबर के फॉर्म में होता है। तो नंबर्स के फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या बोला था? इनका निकाल लेना एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 2 4 में समाहित हो जाएगा और 3 और 4 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? 12। तो मैंने बोला था इसी को एलसीएम से गुणा करा देना, तो यानी कि 12 मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे, रेशियो लगाएंगे। ऐसा मैंने सिखा रखा जब अनुपात में पढ़ाया हूँ उस लेक्चर में। चलिए आगे, 12 मल्टीप्लाई 1/3 और 1/4 मल्टीप्लाई 12, ऐसे आप कर लेंगे। यहाँ पे अब हमारे को रियल जो रेशियो वैल्यू है वो पता चल जाएगी। यहाँ पे 6, फिर रेशियो लगाएंगे 1 और 3 1 जा 3 3 4 जा 12 यानी कि 4, फिर रेशियो लगाएंगे 4 1 जा 4 4 3 जा 12 यानी कि 3। जो रियल रेशियो आ गया इनकी भुजाओं का वो कितना है? 6:4:3। अब क्या निकालना है आपको? यहाँ पे बोले हैं पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दे रखा है, मतलब कि इन सब का योगफल यानी कि इनका भुजाओं का योगफल परिमाप के बराबर होता है। तो यानी कि हम बोल देंगे परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 52 दिया हुआ है और ये हमारा परिमाप क्या हो जाएगा? भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पे भुजाएं लिख देंगे। अगर मान के चलें कि पहली भुजा A जो है वो 6x है, B जो है 4x है और C जो है
3x है, ऐसा हमने अनुपात में पढ़ा रखा है डिटेल में, ये ऐसा क्यों होता है। तो वहां से आप देख के जो है वो कर लेंगे। यहाँ के लिए बस यही बता दें कि जो इनका गुणज है वो x है, सबका सेम होता है, इसलिए जो है x लगा दिया मैंने। अब इन सबको जोड़ देंगे, 6x प्लस 4x प्लस 3x और इक्वल टू रख देंगे 52। यहाँ पे जोड़ने पे कितना आया, 13x इक्वल टू 52, जहां से x की वैल्यू आई 4, x की कितनी वैल्यू आई है 4, क्योंकि 13 4 जा 52 होता है। यहाँ पे 4 रख दीजिए, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर, आगे 4 4 जा 16 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। आपको भुजाओं का मान पता है, अब आप जो है फॉर्मूला लगाएंगे किसका, अगर सभी भुजाएं असमान होती हैं तो हमको क्षेत्रफल जो निकालना होता है वो कैसे करते हैं हम, पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, 24 प्लस 16 प्लस 12 अपॉन में 2 रख देंगे, इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52 अपॉन में 2, यानी कि कितना आ गया है 2 2 जा 4, 1 बचा 2 6 जा 12, यानी कि 26 सेंटीमीटर क्या आ गया है, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अच्छा, ये तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 52 का आधा करने पे जो है 26 आ जाएगा, लेकिन निकाल सकते थे। अगर पेपर में ऐसे पूछ लिया कि इनमें से छोटी भुजा बताइए, तो आप इस तरह निकालना पड़ेगा आपको। तो छोटी भुजा यहाँ पे ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको निकालना आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको सेमी पेरीमीटर पता चल जाएगा तो एरिया निकाल सकते हो आप। एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रूट लगाना है, s लिखना है, फिर s में से a माइनस करना है, s में से b माइनस करना है, फिर s में से c माइनस करना है। ऐसा करके आप एरिया निकाल सकते हैं। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है इसका बाह्य कोण निकालना है। तो मैंने सॉन्ग के माध्यम से आपको बताया था कि अगर कोई भुजा होगी और उसे हम भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो हमें जो बाहर बाह्य कोण मिलता है उसे अगर हमें निकालना हो तो इसके पड़ोसी को छोड़ के जो बाकी दो कोण होते हैं उन्हें जोड़ देंगे तो वो इसके बराबर हो जाता है। तो आप इस तरह भी जो है इसको निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आया, तो 140 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे और आप जो मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसके माध्यम से आप जो है ये सारे क्वेश्चन लगाएंगे और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताएंगे। और जो है हमारे से इसी प्रकार चैनल से तैयारी करने के लिए और मैथ्स को पूरा डिटेल में सीखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारे चैनल से पढ़ाई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे जो है वीडियो जिस प्रकार हमारा शेड्यूल रहेगा उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। वीडियो से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद।